ये कवर ये हमने कवर किया कि वैल्यू एडेड का जो प्रोसेस था, वैल्यू एडेड का, वो ही हमारा मॉडल जो है, जो सेम मॉडल होता था, एक्साइज़ में भी फॉलो होता था और वही उसी तरीके का मॉडल सर्विस टैक्स में भी फॉलो होता था। वैल्यू एडेड एक नाम है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। वैल्यू एडेड क्या था? वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट है एक, जो कि वैट में भी फॉलो किया जाता था, एक्साइज़ में भी फॉलो किया जाता था, सर्विस टैक्स में भी फॉलो किया जाता था और मज़े की बात जीएसटी में भी वही कॉन्सेप्ट है। तो फ़र्क आया क्या? अभी हम ये देख रहे थे कि बेसिकली इसमें जो था हमारा अ, वैट में हमने देखा था, अब हम जान रहे थे कि एक्साइज़ में क्या एक्साइज़ किसके ऊपर थी? एक्साइज़ जो है बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती थी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे एक्साइज़ होगी और वो भी उसकी भी जो लिमिट थी वो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले जो जिसकी टर्नओवर होती थी, उस पे एप्लीकेबल होती थी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि इसका वे जो होता था, वो वे उसका भी वैल्यू एडेड टैक्स का था, जो एक्साइज़ में रजिस्टर्ड होता था, वो भी अपनी सेल के ऊपर जो है, सेल मान लेते हैं किसी की 10 लाख की सेल है, इसके ऊपर वो भी एक्साइज़ ड्यूटी लगाता था। एक्साइज़ ड्यूटी लगा देता था, मान लेते हैं यहाँ 10% मान लो, ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? 1 लाख रुपए और 11 लाख का वो इनवॉइस दे देता था। 11 लाख का वो इनवॉइस दे देता था, ठीक है? अब ये क्या करता था, ये पे कर दिया, अब ये 1 लाख रुपए जो है ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, इसकी लायबिलिटी बनती है। अब ये जिससे परचेज़ करता था, वो भी एक्साइज़ में रजिस्टर्ड था। इसने मान लेते हैं 10 लाख की सेल के लिए 8 लाख की परचेज़ करी, वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें 1.440 लाख की इसने इसको जो है टैक्स भी पे किया होगा, टोटल इनवॉइस आया होगा 9.440 का इसको इनवॉइस आया होगा, तो इसका जो है इसको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये जब अपनी लायबिलिटी पे करेगा, ओह सॉरी ये कम बनेगा शायद, ओह 10% लिया ना हमने वो पॉइंट हमने 10% का रेट लिया ना ऊपर, तो 0.8 तो ये टोटल आ गया 8.80। तो हम जब ये गवर्नमेंट को पे करेगा अपनी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, तो उसमें से जो है ये लेस कर देगा, क्या लेस कर देगा? 0.8 इसको क्रेडिट मिल जाएगा और 0.2 जो है ये गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये बिल्कुल सेम हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया था। वैट में जो डिस्कस किया था, एक्साइज़ में भी एकदम सेम। जीएसटी में भी यही होता था और अगर हम सर्विस टैक्स डिस्कस करेंगे, तो सर्विस टैक्स में भी सेम एज़ इट इज़ मॉडल। सेम मॉडल तीनों के तीनों में, वैट में, एक्साइज़ में, सर्विस टैक्स में, जीएसटी में, चारों में सेम मॉडल। फ़र्क क्यों? क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? अब हम पढ़ते हैं ज़रूरत की ओर, कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है फिर भी? ज़रूरत की बात करें तो वैट में जो वैट लगता था, वो लगता था ऑन सेल, एक्साइज़ लगता था ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जिसको हम कहेंगे सेल ऑफ गुड्स कह सकते हैं हम उसको, ठीक है? सर्विस टैक्स लगता था ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज़। तीनों का फिनोमिना अलग था। वैट जो था, वो स्टेट गवर्नमेंट वैट जो लगाती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। मै एक्साइज़ जो लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। सर्विस टैक्स जो लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तीनों में फ़र्क समझ आ रहा है? इन दोनों का जो है रेवेन्यू जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसका जो रेवेन्यू जा रहा है, वो जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे हम अभी देखते हैं ना आईटीसी लेस हो कर देते हैं हम नीचे आईटीसी लेस कर देते हैं। ये जो वैट था ना, ये था स्टेट वाइज़। स्टेट 1 स्टेट 1 अगर हम कहें कि दिल्ली है, राइटिंग थोड़ी ऐसी है यार मेरी सुभान अल्लाह ही है, तो इसी इसी से काम चलाना पड़ेगा। स्टेट 1 दिल्ली, स्टेट 2 मान लेते हैं हरियाणा है। स्टेट 1 में मिस्टर ए ने जो है गुड्स बनाए, इसने मिस्टर बी को गुड्स सेल कर दिए 10,000 रुपए के। इसके ऊपर इसने जीएसटी पुरानी रिजीम की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वो वैट लगाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही इंटर स्टेट हो जाती थी ना, ये स्टेट अलग-अलग हो गया। अगर ये सेम स्टेट होता, मान लेते हैं ये मिस्टर ए जो है, अगर ये सेल कर रहा है
अगर ये मानते हैं ये मिस्टर ए अगर सेल कर रहा है मिस्टर सी को, दोनों जो है दिल्ली में, ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर हमने खींच दिया यहाँ, तो दोनों के दोनों सेम स्टेट पे है, मिस्टर ए भी और मिस्टर सी भी। यही अगर 10,000 की सप्लाई मिस्टर सी को करता, तो ये क्या लगाता, 10,000 बिल जब रेज़ करता 10,000, और इस पे वैट, अभी हम पुराने रिजीम की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा वैट, और मान लेते हैं वैट का 5% रेट था, तो ये ₹500 वैट लगाता और 10,500 का इसको इनवॉइस भेज देता, ठीक है? और मिस्टर बी मान लेते हैं ये भी रजिस्टर्ड है वैट में और ये भी रजिस्टर्ड, ये तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है इसलिए वैट लगा रहा है, ठीक है? इतनी टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इतना तो समझ आ रहा है ना, रजिस्टर्ड, ठीक है? जैसे हम जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन देखते हैं वैसे ही रजिस्टर्ड है ये दोनों। तो ये जब इसको इसका बिल इसके पास आएगा, तो ये इसको ₹500 का क्रेडिट ले लेगा। क्रेडिट लेने को बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट आया, इन हुआ, उसका टैक्स, उसमें जो टैक्स एलिमेंट है, उसका बेनिफिट ले लेना, उसको बेनिफिट को बोलते हैं क्रेडिट। तो इनपुट का जो टैक्स है, उसका बेनिफिट लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ₹500 का ये क्रेडिट ले सकता है, ठीक है ना? ये क्रेडिट अलाउ, इसको अलाउ होगा मिस्टर सी को। मिस्टर सी को क्यों अलाउ होता था? क्योंकि ये ₹500 पहले इसने गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे मिस्टर ए ने, इससे लेके गवर्नमेंट को पे कर दिए। किस कौन सी? दिल्ली गवर्नमेंट को। केजरीवाल के पास चले गए ₹500, केजरीवाल खुश हो गया, ठीक है? ₹500 आ गए। अब मिस्टर सी आगे इसको सेल करेगा, फिर वो अपने मार्जिन पे कुछ टैक्स देगा, फिर केजरीवाल खुश हो जाएगा, फिर उसको टैक्स मिल जाएगा, ठीक है? होता क्या है, यहाँ पे तो जिस तरीके से जीएसटी हम देखते हैं उसी तरीके से बात कर रहे हैं हम, ठीक है? एक ने दूसरे को सेल किया, वो अपने मार्जिन पे टैक्स देता गया। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब सेल किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब सेल किया, तो मिस्टर बी जो था हरियाणा स्टेट का था। अब ये हमने देखा कि इस जो वैट है वो तो हर स्टेट अपनी-अपनी वैट बना रही है। दिल्ली का जो वैट स्ट्रक्चर होंगे उसको कहेंगे दी वैट, हरियाणा का जो वैट स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हरियाणा वैट। दिल्ली वैट अलग एक्ट है, हरियाणा वैट अलग एक्ट है, वो अपना रेवेन्यू देखेगा, दूसरा वो अपना रेवेन्यू देखेगा, ठीक है? सब स्टेट अपना-अपना रेवेन्यू देखेंगे। अब यहाँ से जैसे ही इसको ट्रांसफर होएगा, जैसे ही मिस्टर ए मान लेते हैं, अब 10,000 वही वाले एग्जांपल में आते हैं कि ₹10,000 यहाँ तो हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर तो पता ही है कि दूसरे बंदे को क्रेडिट मिल जाएगा, सेम स्टेट में है तो। जैसे ही दूसरे स्टेट पे है, तो मिस्टर बी जब उसको आगे सेल करेगा, 10,000 वाले को 10,000 का मोबाइल जो इसने लिया, वो आगे जब उसको ₹12,000 का बेचेगा, तो यहाँ पे इसने ₹500 जो हमने एग्जांपल लिया था, क्या वो लेस कर सकेगा? वो लेस हरियाणा गवर्नमेंट उसको करने नहीं देगी। वो कहेगा तुमने केजरीवाल को दिए हैं, हमें थोड़ी दिए हैं। वहाँ तो एक ही गवर्नमेंट के पास आ रहा था, तो उसको दिक्कत नहीं थी, क्रेडिट दे रहा था, वो अलाउ कर रहा था। यहाँ तो पहला ₹500 दिल्ली गवर्नमेंट को गया, तो हरियाणा गवर्नमेंट उसका क्रेडिट वो कहेगी भैया मैं क्यों दूँ उसका पेमेंट, तू वहाँ करके आ रहा है, बेनिफिट यहाँ ले रहा है। तो यहाँ इसलिए उसका बेनिफिट अलाउ नहीं होता था। यहाँ पे जो है बाहर से जो परचेज़ आएगी, अगर दूसरे स्टेट से जो परचेज़ आएगी, उसका क्रेडिट यहाँ पे अलाउ नहीं होता था। उसको कहते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। टर्म्स याद रखनी है, लॉजिक याद रखना है जस्ट। एक्ट नहीं पढ़ेंगे हम, जस्ट लॉजिक, जितना लॉजिक क्लियर होगा उतनी नीड समझ आएगी कि नीड क्या थी। तो या उसको बोलते थे सेंट्रल स्टेट टैक्स। जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ट्रांसफर होता था, उसको सीएसटी बोला जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था उस केस में। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी सेम वे पे भी लगता था, वो रिड्यूस रेट पे भी लगता था, उस पे नहीं जाएँगे हम, मान लेते हैं सेम रेट पे सेंट्रल सेल टैक्स भी 5% पे लगा दिया। और या इस ऐसे केसेस में जब ये मिस्टर ए बाहर सेल करेगा ना, तो यहाँ पे ये वैट नहीं लगाएगा, यहाँ पे ये लिखेगा, क्या लिखेगा? सीएसटी। क्योंकि अब ये यहाँ ले लेते हैं तो इसको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये वाले ये मिस्टर सी को था, तो ये यहाँ पे वैट ही रहेगा, और ये जो 10,000 था, जो यहाँ पे हो रहा था सेल, इसको कहेंगे हम, यहाँ पे सीएसटी लगेगा प्लस सीएसटी एट द रेट 5%। तो यहाँ पे सीएसटी जो लगा 5% कितना हो गया इसका? ₹600। तो ₹12,600 जो इसका, इसको ये जब ये मिस्टर बी जब आगे मिस्टर डी को बेचेगा, मिस्टर बी जब आगे मिस्टर डी को बेचेगा हरियाणा में ही, ठीक है ना? ये दीवार ज़रूर याद रखना, ये दीवार से क्लियर होगा, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ठीक है?
जब ये इसके पास तो इनवॉइस आ जाएगा 10,000 प्लस 5% CST लग के 10,500 का इनवॉइस। लेकिन ये जब 12,000 का आगे बेचेगा तो 12,000 प्लस क्या लगाएगा ये? यहाँ पे 5% क्या लगाएगा? हरियाणा वैट। यहाँ पे ये हरियाणा वैट लगाएगा। यहाँ पे क्या लगा था? डी वैट, दिल्ली वैट लगा था यहाँ पे, दिल्ली को रेवेन्यू जा रहा था। यहाँ हरियाणा वैट लगेगा ₹600। अब ये ₹600 का इनवॉइस जो है मिस्टर डी को दे देगा। समझ आ रही है ना साथ-साथ? कोई किसी को भी दिक्कत आ रही है साथ-साथ पूछ लो, क्योंकि जितनी क्लैरिटी मिलेगी आगे, क्योंकि इसको हम डिटेल में और डिटेल में चलते जाएँगे अभी। ठीक है? इसलिए क्लैरिटी साथ-साथ होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ₹600 हरियाणा वैट को जाएगा। अब इसकी बात आई पेमेंट की, अब मिस्टर डी को पेमेंट करनी है। तो मिस्टर डी जब अपनी लायबिलिटी, अपनी आउटपुट लायबिलिटी ₹600 पे करना है, तो उसको क्या यहाँ पे इसका क्रेडिट मिलेगा सीएसटी का? अभी हमने डिस्कस किया है, सीएसटी क्रेडिट, सीएसटी किसको मिला था वो था, कहाँ से माल आया है? स्टेट ए से, स्टेट दिल्ली से माल आया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू चला गया ₹500, तो उसका क्रेडिट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको 600 के 600 जो हैं, वो गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, फ़र्क समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। ये जितने एडवांटेजेस, जितने डिसएडवांटेजेस करेंगे 10 मिनट में कवर हो जाएँगे, अगर फ़र्क क्लियर है। ये प्रॉब्लम कहाँ थी? यहाँ पे ₹600 इसको क्रेडिट नहीं मिला, मिस्टर डी का दिमाग घूम गया, कहता है यार ये क्या हो गया? मेरे को तो डबल मार पड़ गई। यहाँ पे ₹500 का मैंने लिया, उसका मुझे क्रेडिट ही नहीं मिला, मुझे पूरे ₹600 देने पड़ गए, मेरे ₹500 तो मेरी कॉस्ट का पार्ट हो गया। ₹500 उसकी कॉस्ट का पार्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, अब मिस्टर डी आगे से क्या करेगा? एक बार उसको सबक मिल गया कि 600, उसको जो है ₹500 का नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? ₹500 का, ठीक है? अदरवाइज़ अगर इसको क्रेडिट मिलता ₹100 तो वैसे भी देने ही थे उसको, तो उसको ₹500 का नुकसान हो गया। तो ₹500 का नुकसान होने की वजह से वो क्या कहेगा? आगे से उसको सबक मिल गया। आगे से ये क्या करेगा? कहेगा भई आगे से तो मैं हमेशा हरियाणा से ही माल खरीदूँगा। लॉजिक क्लियर हो गया? हरियाणा से माल खरीदेगा तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा। यही हरियाणा से बाहर कोई और स्टेट से माल खरीदेगा, इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिल्ली वाला कहेगा मैं दिल्ली वाले से ही खरीदूँगा, बाहर किसी से खरीदूँगा ही नहीं। हर स्टेट अपने स्टेट से ही व्यापार करता था। हर स्टेट अपने स्टेट से ही लेगा, दूसरे स्टेट से जैसे ही वो माल लेगा, वो सीएसटी लग जाएगा। सीएसटी का क्रेडिट मिलना नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? तो प्रॉब्लम यही थी कि सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमें दिख गई। तो हर स्टेट अपने दायरे में ही चल रहे थे, क्योंकि दूसरे स्टेट से लेते ही उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। रीजनिंग नंबर 1, ये रीजन, अब हमने जो पूरा एग्जांपल लिया इसका रीजन अगर हमें क्लियर हो गया ना, तो हमें पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है? एग्जांपल नंबर 1 क्लियर आई थिंक। किसी को दिक्कत है पूछ लो। अब अगले एग्जांपल में सिनेरियो दूसरा होगा। देखो, 2 चीज़ों में, 2 सर्कमस्टांसेस में नहीं पूछा जाता। या तो ऑल क्लियर हो, हैं? या तो इसलिए किसी को कुछ भी लग रहा है, कोई भी कैसा भी हो, तो पूछ लो आगे जो हम एग्जांपल लेंगे अब दूसरा लेते हैं फिर। इसमें हम इसका कंक्लूजन नोट कर लेते हैं। इसका जो हमारा कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ लिख लेते हैं, परचेज़ फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। दूसरे स्टेट से जो है ना कोई भी लेना नहीं चाहेगा। ठीक है? दूसरे स्टेट से कोई नहीं लेना चाहेगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल में, जहाँ पे अब हम बात करें कि एक पर्सन, अब हम सेम स्टेट की बात करेंगे, सेम स्टेट पे ही मिस्टर एक्स, ये टीवी सेल परचेज करता है। ये टीवी की सेल परचेज करता है। ठीक है? ट्रेडर है। मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई का क्या करें, मिस्टर वाई का लेते हैं हम
मिस्टर वाई मान लेते हैं इसको, ये इसका सी है मान लो। पेन किसने चला दिया? तो मिस्टर वाई, अरे यार ये पेन किसने चला दिया यार? दोबारा करना पड़ेगा। अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था? मिस्टर एक्स जो है और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो है वो टीवी सेल परचेज करता है, और ये जो है ये इसका सी है मान लो। तो ये सी ए जो है ये क्या करेगा? ये सर्विसेज देगा। ये जो है ये किस पे रजिस्टर्ड होगा मिस्टर एक्स? ये वैट पे रजिस्टर्ड होगा। हमने देखा था वैट कब लगता है, और वो जब वैट कब लगता है हमने देखा था, सेल ऑफ गुड्स पे वैट लगता है, ठीक है। और सर्विस टैक्स कब लगता है हमने देखा था, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज देगा तो सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब ये मिस्टर वाई जो होगा वो किस पे रजिस्टर्ड होगा? वो रजिस्टर्ड होगा वैट पे। और ये किस पे रजिस्टर्ड होगा? सर्विस टैक्स में। सर्विसेज दे रहा है तो ये सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। अब वैट जो है ये अगर मान लेते हैं दिल्ली में है तो ये डी वैट में रजिस्टर्ड है। ये सर्विस टैक्स किस में रजिस्टर्ड होता है? ये सेंट्रली रजिस्ट्रेशन होती है, ये इसका जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आई थिंक प्रॉब्लम इतने से ही क्लियर हो जानी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलेगा, इसने सेल करी, वो एग्जांपल लेते हैं, इसने सेल करी कोई चीज, ये सेल तो ये तो टीवी सेल करेगा, इसने कोई टीवी सेल करा 10,000 रुपए का, उस पे इसने वैट लगाया 5%, 500 रुपए का वैट लगाया, 10,500 का इसने इन्वॉइस दे दिया, ठीक है। इसकी ये किस इसकी आउटपुट लाइबिलिटी अभी कितनी बन रही है इसके बिल के हिसाब से? 500 रुपए। अब इसने इस सीए सर्विसेज ली थी, मान लो सीए ने इसको बिल भेज दिया, मान लो 5,000 का बिल आ गया इसका, 5,000 के ऊपर ये लगाएगा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का रेट मान लेते हैं 10%, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो 500 रुपए इसका की सर्विस टैक्स हो गया, तो 5500 रुपए का इसका जो है वो टोटल अमाउंट बन गया। अब ये 5500 इसका सर्विस टैक्स इसने ये इसको इनवॉइस देगा, ये इसको इनवॉइस देगा, किसको देगा? मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को ये इनवॉइस देगा 5500 रुपए का। अब क्या ये 5500 रुपए में से 500 रुपए जो इसने सर्विस टैक्स पे किया है, क्या ये यहाँ पे लेस कर सकेगा? ये यहाँ पे लेस नहीं कर सकेगा। ये कहेगा कि भैया, दिल्ली वैट वाला कहेगा कि आपने जो 500 रुपए दिए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं, वो मेरे पास नहीं आए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को गए हैं। वो अगर मेरे को आते, वो अगर दिल्ली वैट होता तो मैं उसका क्रेडिट दे देता। तो ये जो है इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है सर्विस टैक्स पे किया था, इसलिए जो है उसको क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, तो सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी निकल के आती है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि वैट वर्सेस सर्विस टैक्स। अब जैसे ही वैट वर्सेस सर्विस टैक्स है, सेम सिनेरियो इसको अगर वाइस वर्सा कर दें, उल्टा कर दें, तो सर्विस टैक्स वर्सेस वैट हो जाएगा। सर्विस टैक्स वर्सेस वैट कैसे हो जाएगा? मान लेते हैं इसने सर्विसेज रेंडर करी थी, इसने टीवी लिया था। अगर ये जो है टीवी लेता, या मान लो ऑफिस के लिए प्रिंटर लेता, खरीदता, ये प्रिंटर खरीदता तो ये सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था। ये प्रिंटर लेता तो प्रिंटर में लग के आता वैट। अगर बाहर से लेता सीएसटी, वो तो चलो वैसे ही नहीं मिलना था, मान लो सेम स्टेट से लिया था, वैट लग के आता, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? वो कहता भैया तूने दिल्ली वैट को दिया है और तू सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है। उल्टी सिचुएशन समझ रहे हो? जब मिस्टर वाई पे करता अपनी लाइबिलिटी को, तो वो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड होता। वो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कहती भैया तूने दिल्ली वैट को पेमेंट करी है वैट की, हम एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्रेडिट क्यों दें? तो अगर इसका उल्टा कर दें तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता। तो क्रेडिट कितना रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, देख रहे हो कि
एक स्टेट से दूसरा स्टेट व्यापार नहीं करना चाहता, पॉइंट नंबर 1 पे, पिछले पॉइंट पे, हर स्टेट अपने में ही लगा हुआ है। दूसरी बात, वैट वाले को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, सर्विस टैक्स को वैट वाले का क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसे ही एक्साइज में होता था, सर्विस टैक्स वाले को एक्साइज का क्रेडिट भी नहीं मिलता था, वो उसको वैट वाले को, वैट वाला, वैट जो उसका एग्जांपल अलग से ले लेते हैं, अभी तक का सिनेरियो कवर है, वो तीसरे एग्जांपल में उसको कवर करेंगे। अभी तक हमने 2 केसेस देखे, जहां पे एक में जो है स्टेट की प्रॉब्लम थी, दूसरे में हमने देखा वैट वाले को सर्विस टैक्स का नहीं मिल रहा, सर्विस टैक्स को वैट वाले को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब अगर हम अगले पॉइंट में चले, अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, जहां पे एक मिस्टर एक्स है जो कि बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो ये कहाँ होगा, एक्साइज में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, 1.5 करोड़ से ऊपर की लिमिट देखी थी ना हमने। मिस्टर जेड है जो कि छोटा एसएससी है बेचारा, ये ट्रेडर है मान लो, या छोटा मैन्युफैक्चरर है, कुछ भी मान लो, तो ये पैट में रजिस्टर्ड है। ये बड़ा एसएससी है 1.5 करोड़ वाला, तो ये जो है एक्साइज में रजिस्टर्ड तो होगा ही, और ये वैट में भी रजिस्टर्ड होगा, ये वैट में भी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, स्टेट में मान लेते हैं, स्टेट की, हर एक स्टेट की अपनी अपनी लिमिट होती थी, किसी की 20 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे स्टेट की लिमिट होती थी, उससे ऊपर जैसे जीएसटी में हम देखते हैं लिमिट क्रॉस होने पर रजिस्ट्रेशन, वो हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये एक्साइज वाला वैट में भी रजिस्टर्ड होगा, तो मान लेते हैं ये दिल्ली, ये भी दिल्ली में है, और मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं ये भी दिल्ली में है, दोनों ही दिल्ली में है। ये बड़ा है, ये बड़े मियाँ है, इसका ब्रैकेट जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये छोटा है, मिस्टर जेड छोटा है। ठीक है, ब्रैकेट से थोड़ा सा ये याद रखने के लिए। तो अब ये जो बड़ा एसएससी है, इसकी मान लो बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है, इसकी 20 करोड़ की टर्नओवर है, ऐसा कुछ एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो सेल करेगा, ये जो सेल करेगा, उस सेल के ऊपर मान लेते हैं इसने 10 लाख रुपए की सेल करी, उस सेल के ऊपर वो पहले लगाएगा एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी, मान लेते हैं एक्साइज का रेट एग्जांपल के लिए, इजी करने के लिए ले रहे हैं हम, एक्चुअल रेट में भी डिफर, अब रेलेवेंस नहीं है उस चीज का, तो इजी, जितना इजी हो सके उतना इजी एग्जांपल बनाएंगे। तो एक्साइज लगाया, अब ये वैट में भी रजिस्टर्ड है, तो ये वैट भी लगाएगा, मान लेते हैं वैट इसका 5% का पे आता है, इसका जो कमोडिटी है 5% में आती है, तो ये कितना हो गया, 55,000 रुपये इसका वैट। वैट किस पे लगेगा, वैट का अमाउंट जो है ना इस पे लगेगा, वैट इस पे, वैट 10 लाख पे नहीं लगेगा, 11 लाख पे लगेगा, एक्साइज के बाद जो अमाउंट आता है उस पे वैट लगेगा, 11,55,000 रुपए। ये इसने टोटल बिल बना दिया और इसको जो है दे दिया, इसको भेज दिया, मिस्टर जेड को भेज दिया, मिस्टर जेड के पास बिल आ गया। अब मिस्टर जेड तो सिर्फ डीवैट में रजिस्टर्ड है, मिस्टर जेड खाली डीवैट में रजिस्टर्ड है। अब ये इस 10 लाख के माल को सेल करता है 12 लाख का, 12 लाख के ऊपर ये क्या लगाएगा, ये क्या लगाएगा, ये सिर्फ वैट लगाएगा, क्योंकि ये वैट, ये एक्साइज में रजिस्टर्ड ही नहीं है। फर्क समझ आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत आ रही है पूछ लेना साथ साथ। ये रेट 5% के हिसाब से कितना आ गया इसका, 60,000 रुपये, 12,60,000 रुपये इसका जो है इनवॉइस बन गया। अब इसने ये 60,000 रुपये किसको देने हैं, किसको देगा ये, दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को देगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट को, इसको 60,000 रुपये की लाइबिलिटी है, तो इसको अब क्या क्या क्रेडिट मिलेगा, पीछे जो इनवॉइस लग के आया है वो हमारे पास ये रहा, 10% एक्साइज ड्यूटी लग के आई है, और 1 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी लग के आई है, 55,000 रुपए की हमारे पास वैट क्रेडिट है। बताओ क्या क्या मिलेगा, हमारी 60,000 रुपए की लाइबिलिटी बन गई। लॉजिकली बता दो, अब लॉजिक तो हमें क्लियर हो गया, पीछे से जो बिल लग के आया 1 लाख रुपए का एक्साइज लग गया, 55,000 रुपए वैट लग के आ गया, आगे हम जो सेल कर रहे हैं हम सिर्फ वैट पर रजिस्टर्ड है, 5% वैट लगाएंगे, 60,000 रुपए की हमारे को लाइबिलिटी, हमने बिल दे दिया। आगे मिस्टर जेड ने मिस्टर बी को बिल दे दिया, मान लो 12 लाख रुपए का सेल कर दिया, 10 का खरीदा था, 12 का सेल कर दिया, 12 लाख रुपए के ऊपर 60,000 रुपए उसने वैट लगा के मिस्टर बी को दे दिया, और अब उसको लाइबिलिटी महीने का
एंड आ गया मान लो, और वो जो है अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, उसको टैक्स पेमेंट करनी है। 10,000 में से वो क्या लेस करेगा? 1,00,000 रुपए। बताओ कोई तो। 10,000 में से 1,00,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा? 55 का मिलेगा ना खाली, है 55 का खाली। 55 का क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ वो एक्साइज में तो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो। एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और कोई लॉजिक? और कोई लॉजिक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो लॉजिक हो सकता है। है? सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हाँ, दूसरा लॉजिक ये हो गया कि दिल्ली वैट को जब दिल्ली वैट अपना नुकसान नहीं करेगी ना, क्योंकि एक्साइज किसके पास गया? एक्साइज गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एक्साइज गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो स्टेट गवर्नमेंट उसका क्रेडिट नहीं देगी, वो अपने 60,000 रुपए कम क्यों करवाएगी? ठीक है, वैसे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, अगर एक्सेस हो जाता, ये 60,000 में से 1,00,000 रुपए हमें अलाउ हो जाता, तो 40,000 रुपए तो हमारा वैसे ही क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड बन जाता, 55,000 रुपए और ऐड हो जाता, 95,000 हमारा कैरी फॉरवर्ड बन जाता। इसलिए वो तो चलो कैरी फॉरवर्ड बन जाता है, बात यह है कि एक्साइज में पहला पॉइंट जो शिवम ने बताया कि एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है, और दूसरा पॉइंट भुवन ने जो कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा, बिल्कुल दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि एक्साइज का क्रेडिट दे देंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस होगा, स्टेट का वो बेनिफिट जो है वो इसलिए अलाउ नहीं करेगी, और दूसरा वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उस चीज का क्रेडिट कैसे मिलेगा? इसलिए यहाँ पे सिर्फ 55,000 का उसको क्रेडिट अलाउ के 5,000 उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है, एक तो 1,00,000, अब कोई भी वैट डीलर होगा, कोई भी वैट डीलर होगा, वो उसके लिए तो ये कॉस्ट बन गई, 1,00,000 रुपए उसके लिए कॉस्ट बन गई, उसको क्रेडिट नहीं मिला। अगर कभी भी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिल रहा, अगर हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए क्या बन रही है? कॉस्ट बन रही है। ये हमारे लिए कॉस्ट बन गई। तो हम तो सोच रहे थे कि हम 10 लाख का खरीद के उसको 12 लाख रुपए का बेच रहे हैं, बल्कि एक्चुअल क्या है, ये तो हम 11 लाख का खरीद के 12 लाख का बेच रहे हैं। हमें 2 लाख का प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे हमें सिर्फ 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। लॉस इन रेवेन्यू, मिस्टर मिस्टर जेड तो कहेगा मेरे को तो वैसे 1,00,000 रुपए का तो यही नुकसान हो गया। अब वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं कभी एक्साइज वाले से तो खरीदूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे से खरीदूंगा जो वैट पे रजिस्टर्ड हो। तो ये एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि वैट वाला जो है वो एक्साइज वाले से कहता है कि एक्साइज वाले से कि मुझे तो कॉस्ट का पार्ट बन जाना है। वो कहेगा मैं छोटे डीलर से खरीदूंगा जो एक्साइज में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। अगर वो छोटा डीलर से खरीदूंगा तो मेरे को 10 लाख के रुपए के ऊपर जो है 5% 50,000 रुपए का वैट लगेगा, और 50,000 रुपए का क्रेडिट लेके मैं जो है 10,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, और मेरे को 2 लाख रुपए का उसमें बेनिफिट होगा। तो तीसरी प्रॉब्लम निकल के हमारे पास ये आ जाती है कि हमारा, हम रेड पेन से लिख रहे थे, कि तीसरी प्रॉब्लम हमारी निकल के आती है कि एक्साइज वाला, सॉरी वैट वाला जो है एक्साइज वाले से खरीदने को राजी नहीं होगा। वो कहेगा मेरे लिए तो नुकसान ही नुकसान है एक्साइज वाले से खरीदने का। एक और प्रॉब्लम निकल के आती है, अगर इसको हम डीपली और इसमें जाएं थोड़ा सा, तो एक प्रॉब्लम और निकल के आती है, एक प्रॉब्लम और निकल के आती है। अभी हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस में कि सॉरी एडवांटेजेस में देखेंगे कि टैक्स ऑन टैक्स, एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये टैक्स ऑन टैक्स क्या है? एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगना। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आई थी। ये टैक्स ऑन टैक्स यहाँ कहाँ हो रहा है? टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है यहाँ पे, इसको अलग पेन से मार्क करता हूं। टैक्स ऑन टैक्स हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अगर हमारे को एक्साइज नहीं होता, सिर्फ वैट होता, तो हम 10 लाख रुपए के ऊपर 5%, 50,000 रुपए जो है टैक्स लगाते। लेकिन हमारे को 11 लाख के ऊपर 5% टैक्स 55,000 रुपए लगाना पड़ रहा है। तो हमारा जो है 5,000 रुपए जो है टैक्स ऑन टैक्स है। ये जो 11 लाख, अगर हम इसको बाइफरगेट करें 11 लाख के अमाउंट को, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 10 लाख रुपए और 1,00,000 रुपए। ये हमारा जो 55,000 रुपए टैक्स बना है, वो बना है ना, वैट बना है, तो ये 55,000 एट द रेट 5% कैसे है? ये 55,000, ये इसमें से 50,000 रुपए यहाँ है वैट, और 1,00,000 रुपए जो कि एक्साइज ड्यूटी है,
जो कि एक्साइज ड्यूटी है, इसके ऊपर भी वैट लग गया 5,000 रुपए। समझ आ रहा है? ये भी एक प्रॉब्लम थी कि टैक्स ऑन टैक्स, एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर गवर्नमेंट 2 बार टैक्स कैसे ले सकती है। ये एक प्रॉब्लम थी कि टैक्स ऑन टैक्स को हटाया जाए, जिससे कि आइटम जो है महंगी हो जाती है। सेलर मिस्टर जेड कहता है मुझे नुकसान हो रहा है 1 लाख रुपए का, और यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही बिल के अंदर टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। तो ऐसे केसेस में भी एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी निकल के आती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, चौथी प्रॉब्लम टैक्स ऑन टैक्स। और कोई दिक्कत अभी तक? और कुछ लग रहा है इसमें ऐड हो सकता है? कोई भी कंफ्यूजन? समझ आ रहा है सब कुछ? मेरे को तो आया नहीं था यार, बहुत टाइम लगा था। सब इंटेलिजेंट है यार। तो ये फर्क आ जाता है टैक्स ऑन टैक्स, चौथा और पांचवा पॉइंट। इस तरीके की जो प्रॉब्लम, 4 पॉइंट तो हमने ये निकाल दिए कि हमारे को कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एग्जिस्ट पुराने सिस्टम, हम जितना भी हमने देखा है सारा पुराना सिस्टम देखा। पुराना सिस्टम जहाँ पे स्टेट अपने हिसाब से जो है अपना एक्ट बना रही है। एक प्रॉब्लम ऐसे निकल के आती थी जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रही है। तो जैसे अब अभी हम देखते हैं ई वे बिल के प्रोविजंस बने हुए हैं। ई वे बिल बनाना है, उसकी एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि 50,000 की लिमिट है, ई वे बिल बनाना है। वो मूवमेंट कहीं भी ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्ड लिमिट होती थी। तो ऐसे ग्राउंड्स ना हर स्टेट ने अपने अपने बना रखे थे, तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स की भी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, मतलब ये थ्योरी बेस पे हो गया, अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो गया। प्रैक्टिकल किस तरीके से, लॉस ऑफ रेवेन्यू चाहे वो एसएससी को हो। गवर्नमेंट तो देखो अपना रेवेन्यू सिक्योर करके क्रेडिट को ब्लॉक कर देती थी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो तो दे रही है, अगर अगर मेरी स्टेट को नहीं मिला मैं क्रेडिट ब्लॉक कर दूंगी, तुम बाहर बेचना है बेचो। तो हर एसएससी अपने बेनिफिट के लिए अपने स्टेट पे ही खेल रहा है। अपने स्टेट पे खेल रहा है, चलो वो तो पॉसिबल है, उसके हाथ पे है कि अपने स्टेट पे ही खेल ले, अपने स्टेट पे ही सेल परचेज कर ले, वो तो उसके हाथ पे है। लेकिन उसको कैसे रोकेगा कि अगर वो वैट वैट में रजिस्टर्ड है तो वो सर्विस टैक्स की सर्विसेज लेना बंद कर दे, या वो अगर सर्विसेज है, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो वो वैट वाले गुड्स लेना बंद कर दे। लैपटॉप लेगा वो, प्रिंटर लेगा वो, सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटी है और उसको लेनी पड़ेंगी। वहाँ पे जहाँ पे एक साइड से बिज़नेस को कहते हैं कि बिज़नेस में जो पीछे के इनपुट्स होंगे उसका क्रेडिट मिलेगा, ऐसे केसेस में ब्लॉक हो जाते थे कि सिर्फ़ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के चक्कर में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के चक्कर में मार किसको पड़ती थी? कहीं न कहीं एसएससी को पड़ती थी। तो इस सारी चीज़ों को, इस सारी प्रॉब्लम्स को जो है हटाने के लिए जो है कहीं न कहीं जीएसटी का सिस्टम लाए। अब जीएसटी का क्या सिस्टम है वो हमें अच्छे से पता है। अब हमें जीएसटी का क्या सिस्टम है, उसमें हमें किस तरीके से बेनिफिट हो गया, ये हम वैसे तो प्रैक्टिकली कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक आध छोटे एग्जांपल से देख लेते हैं कि जीएसटी, अगर हम, पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारी जो थी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, स्टेट 1 दिल्ली और स्टेट 2 हरियाणा। तो अब जो करंट सिनेरियो जीएसटी का हम सबको पता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, रीजनिंग देने की जरूरत तो है नहीं, हमें पता ही है। अब हम अगर कहीं और मूवमेंट करते हैं तो बस सी प्लस एस की जगह हम क्या लगाते हैं उसमें, हम सी प्लस एस की जगह आईजीएसटी लगा देते हैं और आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, मिल जाता है। तो इसलिए अब टैक्स पेयर को यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से स्टेट से परचेज़ खरीदे। वो कोई भी इंडिया में कहीं से भी परचेज़ करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है और आईजीएसटी का क्रेडिट हमने देखा है कि सेटअप हो जाता है। सबके साथ सेटअप हो जाता है, आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ सेटअप हो जाता है, आईजीएसटी का सीजीएसटी के साथ सेटअप हो जाता है, आईजीएसटी का एसजीएसटी के साथ सेटअप हो जाता है। तो हमारी प्राइमरी जो प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई। अब हम आते हैं दोबारा से, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी? दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या निकल के आई थी? वैट वर्सेस सर्विस टैक्स। अब नाम से ही समझ गए होंगे कि वैट वर्सेस सर्विस टैक्स। वैट जो था हमारा गुड्स के लिए था और सर्विस टैक्स जो था हमारी सर्विसेज के लिए था। और हमारी जो जीएसटी है, ये इन दोनों को कवर कर देती है। वो कहती है गुड्स भी है, सर्विस टैक्स भी।
तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हमारी मीट आउट हो गई कि गुड्स वाले को भी सर्विसेज का क्रेडिट मिल जाएगा और सर्विसेज वाले को भी गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा। आपस में क्रेडिट लेना अलाउड। कोई कोई सीए है, वो अब कोई आइटम परचेज करता है, उसका भी क्रेडिट उसको मिल जाएगा। उसने प्रिंटर परचेज किया, उसका भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा। कोई फर्नीचर वाला है, उसने कोई सर्विसेज ली, उसका भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो अब ये सेकंड प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो जाती है जीएसटी आने के बाद। अब थर्ड प्रॉब्लम की हम बात करें, क्या था? वैट एंड एक्साइज। जब हम देखेंगे इसमें फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे टोटल 17 ऐसे टैक्सेस थे जो कि जीएसटी में सब्स्यूम कर दी गए। ठीक है, 17 टैक्सेस को खत्म करके जीएसटी लाया गया। उस 17 टैक्सेस में आपका एक्साइज भी आ जाता है। एक्साइज में एक पार्ट नहीं आता, वो हम अलग से देख लेंगे। इसमें बीसीडी कवर नहीं होता, बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी कवर नहीं होता, वो कस्टम के लिए है। एक्साइज अब लगता नहीं है, एक्साइज। और अगर हम बात करें वैट, वैट भी इसमें आ गया, सीएसटी भी इसमें कवर अप हो गया, और इसमें सर्विस टैक्स जो अभी तक हमने चर्चा करी इन चारों की, ये चारों के चारों जो हैं इसमें कवर अप हो जाते हैं, इन 17 टैक्सेस के अंदर है। ये 17 टैक्स कौन से हैं अभी हम देखेंगे जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व होती है। चौथा है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स जो था, हमने ग्रीन से जो ये मार्क किया था, एक्साइज के ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा था कि 10,000 के ऊपर जो है 5,000 रुपये हमारा टैक्स लगता था। अब जैसे कि एक्साइज भी नहीं लगेगा और ये वैट भी, वैट इन दोनों की जगह जीएसटी आ जाएगा, तो इस 10,000 के ऊपर, इस 10 लाख के ऊपर सीधा का सीधा ही जीएसटी एट द रेट जो भी उसका जीएसटी का रेट होगा सीधा 10 लाख के ऊपर लगेगा। तो कोई टैक्स ऑन टैक्स वाला सवाल भी नहीं रहा। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स भी हट गया। एक होता है टैक्स ऑन टैक्स, एक होता है डबल टैक्सेशन। एक डबल टैक्सेशन आपने वर्ड एक ऐसा भी होता है। होता क्या था, कुछ ऐसी कमोडिटीज, ऐसी चीजें होती थी जिसको भी हम साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये भी इसी से रिलेट करती है ये चीज। टैक्स ऑन टैक्स हमने देखा, एक्साइज के ऊपर वैट लग गया, तो एक टैक्स के ऊपर जो कि एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स जो दूसरा टैक्स था वो वैट लग गया। एक होता है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन में प्रॉब्लम क्या आती थी, चौथे पॉइंट को ले चलते हैं। एक डबल टैक्सेशन में क्या होता था कि कुछ ऐसे गुड्स थे और कुछ ऐसी सर्विसेज थी जहां पे गुड्स को भी कहता था, स्टेट वैट कहता था कि ये गुड्स है। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स थे, अभी गुड्स देखेंगे आप। उसको स्टेट कहता था अपने दायरे में लाने के लिए, डी वैट अपना इम्पोज, मतलब अपने स्टेट का वैट इम्पोज करने के लिए कहता था कि ये गुड्स है। और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी ताकि उस पर सर्विस टैक्स लग जाए, ताकि उस पर सर्विस टैक्स लग जाए। यार इसको म्यूट कर लो, ऐसे आवाज आ रही है। तो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स मिल जाए, तो वो कहती थी कि ये सर्विसेज है, ताकि इसको सर्विस टैक्स मिल जाए। तो एक ही गुड्स, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो एक कोई सॉफ्टवेयर बनता था, तो सॉफ्टवेयर को कहा जाता था, सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट कहती थी, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि भैया ये गुड्स है, ये सॉफ्टवेयर जो है गुड्स है, ये आप सीडी वगैरह में दे रहे हो, ये गुड्स है। सर्विस टैक्स सेंट्रल